हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो हम जैसे कि बेसिक्स पढ़ चुके थे 10th क्लास की इस वीडियो में। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो जाएं पहले डिस्क्रिप्शन में और उस वीडियो को चेक कर लें। होप आप सभी ने जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ था, जो टेबल दी हुई थी, उसको याद कर लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास, नेम्ड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अब हमारी स्क्रीन पे है कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन चेक करो आप। इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर, जिसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपना नेचर लूज कर देगा एंड आइडेंटिटी को भी लूज कर देगा टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। क्या कह रहा है, समझो इस बात को कि इट इज द प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस, जो ओरिजिनल होता है हमारे पास, लूज देयर नेचर, वो अपने नेचर को, अपनी प्रकृति को, स्वभाव को और आइडेंटिटी को खत्म कर देते हैं और एक नया सब्सटेंस से बन जाता है। अब कैसे पता चलता है कि कोई रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है? तो द मैनी ऑब्जर्वेशंस टेल्स अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। काफी ऑब्जर्वेशन है जो हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताती हैं। सबसे पहले क्या है, हम देखेंगे कि चेंज इन स्टेट। क्या? चेंज इन स्टेट, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है या लिक्विड से गैस। सेकंड इज चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्या किया मैंने, कोई सिल्वर का मेटल ली, धातु का कोई ऑर्नामेंट ले लिया सिल्वर का। अब जैसे ही मैं उसको हवा में रख दूंगा बाहर, तो वो हवा के संपर्क में आके उस पर सल्फर की एक परत जम जाएगी और हमारे पास बन जाएगा सिल्वर सल्फाइड, विच इज ब्लैक इन कलर। जो किस कलर का होता है? ब्लैक। इसका मतलब जो शाइनी कलर था सिल्वर का वो खत्म हो जाता है, यानी उसका कलर चेंज हो गया। थर्ड वन इज चेंज इन टेम्परेचर। कई रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है। एंड फोर्थ वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। कई रिएक्शन का तब पता चलता है जब उनमें से किसी गैस का निकालना होता है। अब देखते हैं, चेंजेस दो टाइप के होते हैं, सबको पता है, नहीं पता तो सुनो एक बार। सबसे पहले है फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? इन दिस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इन दिस नो न्यू सब्सटेंस, यानी कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है इसमें। इन दिस, इसमें होता क्या है फिर? इन दिस द सब्सटेंस ओनली चेंज इट्स स्टेट। इसमें क्या करता है? इन दिस द सब्सटेंस ओनली चेंज इट्स स्टेट, स्टेट चेंज करेगा। एग्जांपल दे रखा है मेल्टिंग ऑफ आइस। जैसे कोई आइस मेल्ट हो रही है, आइस पहले से क्या थी? सॉलिड थी, अब किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में मेल्ट होके, यानी वो अपनी स्टेट चेंज कर रही है, फिजिकल स्टेट को चेंज कर रही है। बात करूं केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज में क्या है? इन दिस द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसमें क्या है? नया ही सब्सटेंस बनेगा, कोई पुराना नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। जैसे हमने क्या है, दूध का दही बनाना। पहले हमारे पास क्या था? दूध था, लेकिन अब क्या हो गया? दही नया सब्सटेंस से बन चुका है। यानी जिसमें नया सब्सटेंस बनता हो वो केमिकल चेंज, जिसमें नहीं बनता वो फिजिकल चेंज। बात करते हैं अब केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या है? ये एक इक्वेशन होती है, एक टाइप की सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबल की तरीके से लिखी हुई। एन इक्वेशन शोज, क्या शो करती है? चेंज इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में चेंज टू मेक प्रोडक्ट। एंड एन एरो इज प्लेस्ड बिटवीन देम, और एक क्या रखी जाती है? एक एरो रखी जाती है ताकि हमें पता चल जाए रिएक्शन किधर से किधर जा रही है। जो रिएक्टेंट हैं, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्टेंट है वो कहाँ लिखे जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। एंड द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट कहाँ लिखेंगे? राइट हैंड साइड में। और जो एरो है, जो बीच में बताई थी, एरो टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन। एरो हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएगी। बात करते हैं कोई एग्जांपल लेके। तो सबसे पहले देखो, मैंने एग्जांपल लिया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप खुद देख रहे हो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए हैं, तो दोनों ही क्या है? हमारे रिएक्टेंट हैं। बीच में एरो है, एरो का मतलब है डायरेक्शन बता रही है कि किस चीज से क्या बन रहा है। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। चलो दोनों की डेफिनेशन देख ही लेते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट क्या होता है? तो इसमें देखो, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच अंडरगो, जो चला जाता है अंडर द केमिकल चेंज, यानी जिस सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है वो हमारा क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। या फिर दूसरी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है। बात करता हूँ प्रोडक्ट की।
तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? जो नया सब्सटेंस बनता है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड ए प्रोडक्ट। क्लियर है? आगे चलते हैं। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। मैं बता चुका हूं कि केमिकल इक्वेशन क्या करती है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि कहने का मतलब है केमिकल इक्वेशन होती है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी सिंबल की तरह रिप्रेजेंट करती है किसको? केमिकल रिएक्शन को। ऊपर मैंने क्या लिखा था? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, याद है या नहीं है? अगर नहीं है तो हम देख लेते हैं एक बार। ये रहा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमने क्या है वर्ड की फॉर्म में लिखा, ये केमिकल रिएक्शन के हिसाब से लिखा, और केमिकल इक्वेशन के हिसाब से सिंबल ये रे 2mg प्लस O2 2mgO। क्लियर है? यानी ये हमारे पास क्या हो गया? सिंबॉलिक फॉर्म यानी केमिकल इक्वेशन होगी। ऊपर वाली क्या थी? केमिकल रिएक्शन थी। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एयर। चलो, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एयर। मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है? ऊपर रिएक्शन में देख रहे हैं ऑक्सीजन से यानी एयर से, और क्या बन रहा है? टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी जिस चीज के आगे ऑक्सीजन लग जाए उसको बनते हैं ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज क्वाइट मोर स्टेबल। क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन को अगर हम क्या है एयर में छोड़ दें तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसलिए हम जब भी यूज करेंगे उसको, सो वी क्लीन द रिबन टू रिमूव सच लेयर। तो हमें वो रिबन होता है जो मैग्नीशियम का बना होता है उसको साफ करना होगा ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर रिमूव हो जाए। दूसरा है कॉपर को अगर ऑक्सीजन में छोड़ दूं तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और क्या होगा? कॉपर का कलर कैसा होता है? यहाँ पे लिख नोट डाउन भी कर रखा है मैंने। कॉपर का कलर होता है शाइनी ब्राउन कलर, शाइनी ब्राउन कलर। लेकिन जैसे ही इसको हीट करता हूँ, क्या करता हूँ? हीट करता हूँ इन एयर, एयर में, तो इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड और क्या बना देगा? कॉपर ऑक्साइड। और हमें कैसे पता चलेगा कॉपर ऑक्साइड है? क्योंकि उसका कलर है वो शाइनी ब्राउन कलर से ब्लैक कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो कोई भी रिएक्शन लिख लोगे आप इक्वेशन की फॉर्म में, यानी सिंबल की फॉर्म में भी नोट डाउन कर दोगे, लेकिन उसको बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो मतलब आपने कुछ नहीं किया, किसी लॉ को फॉलो नहीं करेगी। तो बात करते हैं क्या है ये चीज। तो बैलेंस्ड इक्वेशन की डेफिनेशन दूं, द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड आर राइट हैंड साइड आर इक्वल। वो इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के एटम हैं वो लेफ्ट हैंड साइड देखो चाहे राइट हैंड साइड बराबर होने चाहिए। अगर नहीं है तो मैं उस रिएक्शन को क्या बोलूंगा? अनबैलेंस्ड बोलूंगा। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, समझने की कोशिश। जिंक प्लस में H2SO4, H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। किसका नाम बताया? H2SO4। H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनेगा? ZnSO4, जिंक सल्फेट। SO4 जिसके लास्ट में लग जाए वो सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जरा चेक कर लेते हैं एलिमेंट कौन कौन से आए हैं। कितने एलिमेंट हैं? जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 4। चार टाइप के एलिमेंट्स हैं। चलो इनके एटम काउंट कर लेते हैं, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। रिएक्टेंट में जिंक एक बार आया हुआ है, मैंने एक लिखा। हाइड्रोजन दो बार आए हुए हैं, दो लिखा। सल्फर एक बार है, एक। ऑक्सीजन कितनी बार? चार बार। प्रोडक्ट में जिंक कितनी बार? एक बार। सल्फर दो बार, सॉरी हाइड्रोजन दो बार, सल्फर एक बार और ऑक्सीजन चार बार। हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम चाहे रिएक्टेंट में देखो चाहे प्रोडक्ट में क्या है? इक्वल है। 1 इज इक्वल टू 1 2 2 1 1 4 4। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है? इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? अब चलते हैं बैलेंसिंग किस क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एटम। क्या कहा? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट इक्वल ऑन आइदर साइड। वो तरीका, वो प्रोसेस जिसमें कि क्या है, एलिमेंट्स के सभी एटम लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल हैंड सॉरी राइट हैंड साइड इक्वल कर दिए जाएं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एटम, एटम को इक्वल कर देना, किधर? लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। और हमें बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है किसी रिएक्शन को? ताकि ये लॉ को फॉलो कर सके। कौन से लॉ को? कंजर्वेशन ऑफ मास को। द बैलेंसिंग कैन बी डन। और ये जब केमिकल रिएक्शन बैलेंस की गई है, ये क्यों की गई है? ताकि ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर पाए। बात कर लेते हैं आगे, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। किसकी बात करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको फॉलो करने के लिए हम बैलेंस करवाते हैं रिएक्शन को। तो इसमें लिख नोट डाउन कर रखा है,
मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनेगा ना डिस्ट्रॉय, यानी जितने मास के मैंने पुराने सब्सटेंस लिए थे उतना ही मास का नया सब्सटेंस से बनेगा। अगर मैं 5 ग्राम मिल्क से कर्ड बनाऊं तो 5 ग्राम ही कर्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल 5 इज इक्वल टू 5, यानी मास रिएक्टेंट का भी सेम रहेगा और प्रोडक्ट का भी सेम रहेगा। इसी को बोलते हैं कंजर्व रहना, सेम रहना। अब बात करते हैं किसी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, कुछ स्टेप्स हैं उसके, तो उसी पे काउंट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा इसको बैलेंस करने के काफी तरीके हैं, हम तरीका यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड का। किसका यूज करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड का। तो क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन यानी सिंबल फॉर्म में लिख लो आप, किसी भी रिएक्शन को किस फॉर्म में लिखो, सिंबल। मैंने लिख लिया आयरन का Fe होता है, टेबल में बता चुका हूं, H2O Fe3O, क्लियर है। सेकंड, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। प्रत्येक एटम के क्या, प्रत्येक एलिमेंट के एटम्स को काउंट करो, जैसे आयरन एक बार आया, हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 1 बार, क्लियर है। ओके, टेबल बना सकते हो। राइट हैंड साइड में देखें तो आयरन 3 बार है, ऑक्सीजन 4 बार, हाइड्रोजन 2 बार। अब बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले वो एटम, ट्राई टू बैलेंस द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर, उस कंपाउंड को बैलेंस करो जिसमें एटम सबसे ज्यादा बार आए हो। तो मुझे दिख रहा है Fe3O4, Fe3O4 इसमें सबसे ज्यादा बार आए हैं, तो सबसे पहले मैं इसको बैलेंस करूंगा। किसको बैलेंस करूंगा, इसको बैलेंस कर सकता हूं, या फिर H2O को। मैंने यही किया, और क्या बनता है देखो, Fe एज इट इज गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे, ओके। हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग में। ट्राई टू बैलेंस द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब क्या क्या, हाइड्रोजन देखा मैंने, Fe3 यहाँ पे है, नेसेंट अकेला आया हुआ है, बाद में करूंगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा मैं। अब ऑक्सीजन कितनी है, 4, मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया कोफिशिएंट के रूप में, दोनों तरफ ऑक्सीजन होगी 4। अब बाकी चीजों को बैलेंस कर सकता हूं मैं, किसको, आयरन 3 चाहिए मुझे क्योंकि प्रोडक्ट में 3 है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन देखो लेफ्ट हैंड साइड, 4 और 2 8, 4 दूनी 8, तो इसको भी बैलेंस किसे, 4 से बैलेंस कर दिया, क्लियर है। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, राइट द फिजिकल स्टेट लिखेंगे। आयरन है सॉलिड होता है, H2O ये लिक्विड होता है, सॉरी गैस में नहीं होता, Fe3O4 सॉलिड एंड हाइड्रोजन है गैस, इनकी सिंबल फॉर्म में होगी। ये हमारे पास पूर्णतया है तैयार केमिकल इक्वेशन हो चुकी है। अब कुछ टाइप्स की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखोगे और इस वीडियो को बार बार ज्यादा से ज्यादा देखोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा समझ में आ पाए।